आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। अभी चौथी लहर की चर्चा ने जोर भी नहीं पकड़ा था कि मुंबई में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के दस्तक की खबर आ गई। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बीएमसी ने दावे किए हैं कि केंद्रीय एजेंसी ने अभी फिलहाल पुष्टि नहीं की है। लेकिन आपके मन में सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि ओमिक्रॉन का ये नया वेरिएंट XE क्या है। क्या ये वेरिएंट भारत में चौथी लहर ला सकता है, और अगर लहर आ गई तो डराएगी या फिर आराम से गुजर जाएगी? कई सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। लेकिन पहले देखते हैं कि XE वेरिएंट के पहले केस की चर्चा शुरू कैसे हुई। कोरोना के केस घट गए तो पाबंदियों में भी छूट मिल गई। पहले की तरह जिंदगी पटरी पर लौट आई। यहां तक कि दिल्ली और मुंबई में मास्क की अनिवार्यता भी खत्म हो गई। लेकिन इस बीच मुंबई में ओमिक्रॉन के एक नए वेरिएंट का पहला केस मिलने की खबर आई, और इस खबर ने चौथी लहर को लेकर चिंता बढ़ा दी, क्योंकि IIT कानपुर पहले ही जून में चौथी लहर की आशंका जता चुका है। बुधवार को BMC यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दावा किया 10 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से एक महिला भारत आई थी। 27 फरवरी को वो कोविड टेस्ट से पॉजिटिव पाई गई। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कस्तूरबा हॉस्पिटल सेंटर लेबोरेटरी में सैंपल भेजा गया। मार्च में उसके XE वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। ये 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो गए पेशेंट। उसके जो क्लोज कांटेक्ट थे, हाई रिस्क कांटेक्ट थे, वो भी बाधित पाए नहीं गए हैं, और अभी वो पेशेंट ठीक ठाक है, कोई तकलीफ नहीं है। BMC के मुताबिक मुंबई से भेजे गए 230 नमूनों में एक XE वेरिएंट मिला। इसके अलावा एक और वेरिएंट कप्पा के भी मिलने का दावा किया जा रहा है। ओमिक्रॉन का XE वेरिएंट बेहद संक्रामक बताया जा रहा है, इसीलिए मुंबई में इसका केस मिलने से चिंता लाजमी थी। भले ही हमने मास्क लगाने के प्रतिबंध हटा दिए हैं या बाकी भी जो प्रतिबंध हमने निकाल दिए हैं, लेकिन जब भी आप बाहर निकलते हो, गर्दी के इलाके में जाते हो, तो मास्क अगर लगाते हैं तो उसमें आपको इन्फेक्शन होने का खतरा ज़रूर कम रहेगा। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा, जो वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज के लिए ड्यू है या पहले या दूसरे डोज के लिए ड्यू है, वो चाहे 12 से 17 साल की उम्र के हो या 60 साल की उम्र के ऊपर के हो, ऐसे लोगों ने अगर ड्यू अगर है तो वैक्सीन लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। मुंबई से ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट XE के पहले केस की खबर आई, लेकिन केंद्र की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई। बताया जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बनाए गए इंसाकॉक के विशेषज्ञों को अभी XE वेरिएंट के सबूत नहीं मिले। खुद महाराष्ट्र सरकार इस मामले में जल्दबाजी से बचती नजर आई। कहा कि केंद्रीय एजेंसी की जांच के बाद ही नए वेरिएंट की पुष्टि हो सकती है। NIV is the authorized body of central government, National Institute of Virology, और उनको हम सैंपल भेज रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनके कंफर्मेशन के बाद ही XE के बारे में एक्चुअली ऑथराइज्ड कहा जाएगा। और वैसा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि XE एक 10% मोर इन्फेक्शियस है, इतना ही कहा गया है। बहुत ज़्यादा विरुलेंट यानी बहुत ज़्यादा उससे घबराने वाली बात ये, या बहुत डेथ रेट बहुत ज़्यादा, ऐसा कोई बात उसमें नहीं है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। और जो भी हमने रेस्ट्रिक्शंस उठाए हैं, कर्व्स उठाए हैं, या जो भी निर्बंध हमने अभी हटाए हैं, निश्चित तौर पर वो हटाए ही रहेंगे। उसमें फिर से निर्बंध लगाने की कोई सोच भी नहीं। साफ है, ओमिक्रॉन के XE वेरिएंट को लेकर फिलहाल चिंता की बात नहीं, क्योंकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन आपका ये समझना जरूरी है कि ये वेरिएंट चर्चा में क्यों है। इस साल ओमिक्रॉन की वजह से बड़े पैमाने पर संक्रमण हुआ। ओमिक्रॉन के 2 प्रमुख सब वेरिएंट हैं, BA.1 और BA.2। शुरुआत में BA.1 काफी तेजी से फैला, लेकिन भारत में ओमिक्रॉन का BA.2 सबसे ज्यादा हावी रहा। BA.1 और BA.2 स्ट्रेन से मिलकर XE बना है, जिसका पहला केस ब्रिटेन में मिला था। दावा किया जा रहा है कि ये ओमिक्रॉन के BA.2 से भी 10% ज्यादा संक्रामक है, और इसीलिए इस वेरिएंट को लेकर चिंता ज्यादा है।
अलग अलग देशों में 600 से ज्यादा सैंपल में XE वेरिएंट पाया गया है। हालांकि राहत की बात है कि अभी तक भारत में इसके होने की पुष्टि नहीं हुई है और न ही इस बात के सबूत हैं कि ओमिक्रॉन के दूसरे वेरिएंट से ये बिल्कुल अलग है। ये अभी नहीं आया तो आएगा, कुछ तो केसेस हमारे यहाँ पक्का आएगा, तो इसको हम स्प्रेड को बंद नहीं कर सकते, बट ओनली इसके लिए हम क्यों डरें। एक है कि इसका ग्रोथ एडवांटेज है 10%, बट ये सीवियर डिजीज नहीं कर रहे। सोफा डाटा जो बोल रहा है कि ये सीवियर डिजीज नहीं कर रहा है, और बाकी रहा सीवियर डिजीज के सिवाय जो कहीं अपना जिसको BA2 हुआ या BA1 हुआ है उसको दोबारा होगा क्या, ये भी अभी पता नहीं है। मोस्ट लाइकली ये अफेक्ट नहीं करेगा जो अपना जो इम्यून सिस्टम जो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है ओमिक्रॉन स्ट्रेन को, उसके या वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल, ये इसको शायद बाईपास नहीं करेगा, पर्टिकुलरली जिनको पहले से ओमिक्रॉन हो चुका है। जानकार मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन का XE वेरिएंट अगर भारत में आता भी है तो इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि बेहद संक्रामक होने के बावजूद ये गंभीर बीमारी की वजह नहीं बन रहा। यानी नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता तो जरूरी है, लेकिन घबराना कतई नहीं है। जहां तक मुंबई में मिले केस की बात है तो 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो ही जाएगी। इस पूरे मामले पर सेंटर ने भी कंसर्न जताया है कि शायद ये केस XE वेरिएंट का नहीं है, इसीलिए उन्होंने BMC को कहा है कि ये जो सैंपल है जो इस वेरिएंट के लिए पॉजिटिव आया है, इसे NIV पुणे भेजकर रिकन्फर्म किया जाए कि ये XE वेरिएंट का केस है भी या नहीं। एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर ये केस पॉजिटिव माना भी जाए तो कंसर्न की इस वक्त जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस मुंबई में फिलहाल बढ़ नहीं रहे हैं और कोविड के जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो निकाल दिए गए हैं। कैंप पर्सन समीर शानबाग के साथ मुस्तफा शेख, GNT मुंबई। दरअसल ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को लेकर BMC अजीब कश्मकश में है, लेकिन जल्दी ही उसकी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने इसके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एक कंसोर्टियम बनाया है और ये कंसोर्टियम जीनोम सीक्वेंसिंग करके कोरोना की पहचान बताएगा, पर जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक मुंबई में खलबली तो मची ही रहेगी। कोरोना संक्रमण की पहली और दूसरी लहर का सामना करने वाले लोग उसके खौफ को अब तक भूले नहीं हैं। ये सच है कि देश में 185 करोड़ से ज़्यादा कोविड वैक्सीन की डोज लग चुकी है, यानी हमारा सुरक्षा घेरा तो मजबूत है, लेकिन फिर भी किसी नए वेरिएंट की आहट डराती ज़रूर है। और ऐसे हालात में अब हर कोई ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट के बारे में भी जानना चाहता है, ताकि वैक्सीनेशन के बावजूद अगर ये आसपास फटके तो उसे लक्षणों की पहचान कर इलाज शुरू हो सके। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन कहती हैं कि इस नए वेरिएंट से घबराने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि वेरिएंट अब तक के सारे वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा। 19 फरवरी को ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के इस नए वेरिएंट का पहला मामला मिला था। तब से अब तक 600 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और यही वजह है कि UK की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी नए वेरिएंट से जुड़े लक्षणों के बारे में ज़्यादा सटीक तरीके से जानकारी दे रही है। अब तक XE वेरिएंट से संक्रमित ज़्यादातर मरीजों को बुखार या फिर खांसी की शिकायत नहीं है। मरीजों को नाक बहने, छींकने, गले में खराश जैसे लक्षणों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा दूसरे वेरिएंट की ही तरह XE वेरिएंट से संक्रमित मरीजों को भी खाने का स्वाद या फिर कोई गंध नहीं आती है। चिंता की बात सबसे बड़ी ये है कि इस XE वेरिएंट के फैलने की रफ्तार अब तक के सभी वेरिएंट से ज़्यादा है और WHO के मुताबिक नया वेरिएंट दूसरे वेरिएंट की तुलना में 10% अधिक संक्रमित है। लेकिन राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन की ही तरह वैक्सीन की डोज ले चुके लोगों में इस वेरिएंट के गंभीर लक्षण नहीं दिख रहे। हालांकि इस वेरिएंट की रफ्तार को समझने के लिए माथापच्ची अभी जारी है। नए वेरिएंट को मापने के लिए लगातार शोध हो रहे हैं। XE वेरिएंट की चाल को समझने के लिए हर वैज्ञानिक बारीक जानकारी चाहता है। दुनिया को उपलब्ध करवाने में ये वैज्ञानिक जुटे हुए हैं ताकि सारी जानकारी इन तक पहुंचाई जा सके, ताकि न सिर्फ इस नए वेरिएंट बल्कि आगे आने वाले कोरोना वायरस के नए स्वरूपों के बारे में भी आसानी से जाना जा सके और उनसे निपटा भी जा सके। WHO और देश के जाने माने डॉक्टर्स
पहले भी साफ कर चुके हैं कि कोरोना हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा, बल्कि नए नए अवतार में आता रहेगा। अच्छी बात हालांकि ये होगी कि इसका प्रभाव कम हो जाएगा और संभावना इस बात की भी है कि महामारी के रूप में डराने वाला कोरोना फ्लू में तब्दील हो जाएगा, यानी सर्दी खांसी होगी। साधारण इलाज के बाद रोग भी रफू चक्कर हो जाएगा। इस साल ओमिक्रॉन के मामले में भी हमने ऐसा ही देखा है। बहुत कम ही लोग अस्पताल जाने गए हैं या कहें कि ऐसी नौबत आई कि उनको अस्पताल भर्ती करवाया गया हो। ज़्यादातर लोग घर पर ही इलाज करके ठीक हो चुके हैं। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट यानी कि XE के बारे में भी डॉक्टर्स यही दावा कर रहे हैं। सुनिए ज़रा मुंबई के अस्पताल के डॉक्टर संजीत शशिधरन क्या कह रहे हैं इसको लेकर। जो अब्रॉड में हो रहा है उसको हम देखें तो इतना तो पता है कि दुनिया भर में पहले से ही वो चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसे अब तक खोजे गए कोरोना वायरसों में से सबसे अधिक ट्रांसमिसिबल माना जाता है। ये बात तो तभी भी हुई थी जब ओमाइक्रॉन आया था, तभी भी वो सबसे तेज फैलने वाला वेरिएंट था। BA.1 BA.2 ये दोनों वेरिएंट हमने देखे हैं, बहुत ज़्यादा फैले हैं, लेकिन इससे हमारे पास हॉस्पिटल एडमिशंस या फेटालिटीज़ या मरने की संख्या ज़्यादा बड़ी नहीं है। कोरोना के अन्य वेरिएंट के साथ जब भी जुड़कर ऐसा हाइब्रिड बनते हैं तो इस तरह के वेरिएंट बहुत ज़्यादा घातक नहीं होते हैं और जल्दी ही मर जाते हैं। इसके लक्षण भी ओमाइक्रॉन से मिलते जुलते हो सकते हैं। अगर आपको बुखार, खांसी, सांस में कमी, थकान, बदन दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, नाक बहना और डायरिया जैसे लक्षण महसूस हो रहे हो तो शायद ये आपको तुरंत जांच करानी चाहिए। एट द मोमेंट इसे घबराने के लिए कुछ बात नहीं है, पैनिक बटन दबाने का कोई भी रीजन नहीं है, लेकिन मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, क्राउडेड स्पेसेस से दूर रहने की सलाह जारी रहेगा हम डॉक्टरों की तरफ से, स्पेशली जो बुजुर्ग है और जिनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज है। वैसे कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी फिक्र हो रही है या डर लग रहा है तो XE वेरिएंट को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया पर ज़रा एक नज़र डाल लीजिए। XE वेरिएंट को लेकर ऐसे ऐसे मीम्स बनाए जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपकी हंसी ज़रूर छूट जाएगी। एक मीम में लिखा है कि XE वेरिएंट का नाम सुनकर पहले लगा कि ये कार का मॉडल है, और इसी तरीके से कुछ और मीम्स में CBSE परीक्षा को लेकर मजाक किया गया है। छात्रों के हवाले से लिखा गया है कि मिठाई बांट दीजिए, खुशी का माहौल है, यानी कि अगर इस वेरिएंट की वजह से चौथी लहर आई तो परीक्षा चलेगी और ऑनलाइन परीक्षा होगी। कोरोना के वेरिएंट को लेकर मस्ती मजाक भी खूब हो रहा है और ये अच्छा तरीका भी है मूड को हल्का रखने का। ये दिखाता है कि कोरोना का पहले की तरह फिलहाल लोगों में खौफ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि संक्रमण से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन अभी भी बहुत ज़रूरी है, तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ख्याल रखिएगा। बढ़ते आगे, अगली अच्छी खबर की तरफ रुख करते हैं। गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुए हमले के बाद यूपी पुलिस और भी अलर्ट हो गई है। गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक CM योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा पहले से ज़्यादा बढ़ा दी गई है। राज्य के दूसरे मंदिरों और मठों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री जनता दरबार में आम लोगों से मिलते हैं, लिहाजा लखनऊ के उनके सरकारी आवास पर CRPF की टुकड़ी तैनात की गई है। देखिए सर। गोरखनाथ मंदिर के बाहर पुलिस वालों पर हुए हमले की जांच हो रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गहरी साजिश के सुराग मिल रहे हैं और इसीलिए इस हमले के बाद अब यूपी पुलिस पहले से ज्यादा अलर्ट हो गई है। न सिर्फ मंदिर और मठों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बल्कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। 5 कालिदास मार्ग पर मौजूद CM आवास की सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। वहां CRPF की टुकड़ी तैनात की गई है। CRPF की 2 प्लेटून में 72 महिला और पुरुष जवान तैनात हैं। CM आवास के बाहर CRPF की 233 बटालियन की अल्फा यूनिट भी है, जिसमें महिला जवान भी होती हैं। जिस तरीके से सिक्योरिटी के रूप में प्लाटून को लगाया गया है, माना जा रहा है कि किसी भी घटना के लिए CRPF को पूरी तरीके से मुस्तैद किया गया है। इससे पहले जिस तरीके से पुलिस की तरह रहते थे, यानी पुलिस की मौजूदगी में ये सुरक्षा की जाती थी, वही अब CRPF की मौजूदगी में 5 कालिदास पूरी तरीके से सुरक्षा के घेरे में रहेगा। कोई भी व्यक्ति आने वाला, जाने वाला, उसकी नजर
उस सीआरपीएफ की तीखी नजरों से रहेगी। और साफ तौर से ये सिक्योरिटी जिस तरीके से गोरखपुर में हमला हुआ और उसके बाद सीएम की सुरक्षा को कहीं ना कहीं चूक देखते हुए उन सभी संदिग्ध या कोई भी ऐसे व्यक्ति आने वालों के लिए वो सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण हो गई। जिसके बाद ये 5 कालिदास के चौराहे से लेकर सीधे लास्ट गेट तक सीआरपीएफ की सुरक्षा लगा दी गई। हालांकि अभी क्योंकि सुबह 5 से 5 ड्यूटी होने के नाते वो मौजूद नहीं है, लेकिन सुबह होते ही 5 बजे वो सुरक्षा मौजूद हो जाएगी और उस पर कहीं ना कहीं सीएम के पास जाने वाले हर उस व्यक्ति की जांच की जाएगी और परखा जाएगा कि आखिर वो संदिग्ध तो नहीं है। इसी साल फरवरी में एक ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद गोरखनाथ मंदिर के बाहर हुआ हमला। खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा और कड़ी करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। उनकी सुरक्षा में 25 से 28 NSG के स्पेशल कमांडोज तैनात रहते हैं। अब इसके साथ ही आवास पर सीआरपीएफ की टुकड़ी को तैनात कर दिया गया है। इसकी बड़ी वजह मुख्यमंत्री आवास पर लगने वाला जनता दरबार है, जिसमें यूपी के अलग अलग इलाकों से आए लोग अपनी फरियाद मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं। इस दौरान कोई संदिग्ध न घुस आए, इसके लिए लखनऊ पुलिस को दी गई सीआरपीएफ यूनिट को एहतियातन लगाया गया है। इतना ही नहीं, गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा भी पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। गोरखनाथ मंदिर के गेट पर ही बुलेट प्रूफ पोस्ट लगाई गई है। मंदिर के पहले गेट पर हथियारबंद पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं। हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। महिलाओं की तलाशी के लिए महिला पुलिस तैनात कर दी गई है। गोरखनाथ मंदिर के मेन गेट तक किसी भी गाड़ी के जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। गाड़ियों की भी चेकिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मंदिर परिसर में कई हाईटेक डिवाइसेस भी लगा दिए हैं। साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। गोरखनाथ मंदिर के बाहर मुर्तजा नाम के युवक ने धार्मिक नारे लगाते हुए मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की और रोके जाने पर पीएसी के 2 जवानों को हमला करके जख्मी कर दिया। ऐसा भविष्य में न हो, इसीलिए पुलिस ने पहरा और बढ़ा दिया है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक की बन चुकी है, जिन्हें अपने राज्य में न तो अपराध बर्दाश्त है और न ही अपराधी पसंद है। कानून व्यवस्था को लेकर उनके इसी रुख की वजह से अपराधियों में खौफ है। पिछली सरकारों में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाले क्रिमिनल्स को अब छिपने के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही है। हर पल उन्हें यूपी पुलिस की गोलियों या बुलडोजर की गड़गड़ाहट ही सुनाई देती है। ऐसे में ज़्यादातर अपराधियों को सरेंडर करने में ही अपनी भलाई समझ आ रही है। ऐसे अपराधियों पर योगी और उनकी पुलिस का खौफ किस कदर हावी है, इसका उदाहरण हम इन आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए सिर्फ 14 दिन हुए हैं। महज 2 हफ्तों में ही 103 हिस्ट्री शीटर्स और आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है, और वो भी खुद थाने या कोर्ट पहुंचकर। यानी उनकी गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस को सरकारी तेल जलाकर दर दर खाक नहीं छाननी पड़ी है। हिस्ट्री शीटर, खनन माफिया और महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वाले इन दिनों कभी अपराध नहीं करने की कसम वाली तख्तियां लटका कर थाने पहुंच रहे हैं। हालांकि इस दौरान भी कुछ आरोपियों ने हिमाकत की और वो वक्त रहते यूपी पुलिस या फिर अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया। उन्हें इसका नतीजा भी भुगतना पड़ा है। ऐसा दुस्साहस दिखाने वाले करीब 34 बदमाशों के घरों पर बाबा ने बुलडोज़र चलवा दिया है। बुलडोज़र ने उन्हीं के घरों में दस्तक दी है और उनके किए की सज़ा उनके परिवार वालों को भी मिली है। करीब 89 बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। कभी कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनकर खड़े होने वाले ये अपराधी अब अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं और इन सबको पैरों में गोली मारकर पुलिस ने पकड़ लिया। यानी कुल मिलाकर कभी खुले में कानून व्यवस्था को ललकारने वाले अपराधियों के लिए यूपी नर्क बन चुका है। अगर कोई अपराधी एनकाउंटर से बच निकलता है तो उसे योगी के बुलडोजर का डर सताने लगता है। बाबा के बुलडोजर से तो अब अपराधी से लेकर नेता बने लोग भी नहीं बच पा रहे हैं, जो यूपी की कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अब
बुलडोज़र बाबा तक कहा जाने लगा है। चुनावों के दौरान भी बुलडोज़र काफ़ी हिट रहा था। चुनाव नतीजे के बाद भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से कई शहरों में बुलडोज़र रैलियां निकाली गई थी। चलिए, फिलहाल बाबा का बुलडोज़र तो यूपी में चल रहा है, यानी यूपी की सेहत दुरुस्त हो रही है। लेकिन आपको अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना है? आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो आपकी सेहत की बात करेंगे इस ब्रेक के बाद अच्छी खबर सच्ची खबर में। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, जिसका सीधा सा संदेश ये है कि जिंदगी अनमोल है, लिहाजा सबको खुलकर इसे जीने का अधिकार है। हमें और आपको सेहतमंद रहना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। इस मौके पर आज बहुत सारे कार्यक्रम हुए। हिंदुस्तान वर्ल्ड हेल्थ डे को योग उत्सव के तौर पर मना रहा है। लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए आज कई खास लोगों ने जिंदगी के इस उत्सव में शिरकत की। तो आप भी हो जाइए जिंदगी के इस उत्सव में शामिल होने को तैयार। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। वैसे तो सेहत की फिक्र का कोई दिन नहीं होता, लेकिन रोज की हमारी सावधानी सेहतमंद होने की गारंटी जरूर बन सकती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस का मकसद यही है। इस बार इस खास दिन की थीम हमारा प्लैनेट हमारा स्वास्थ्य रखा गया है। जाहिर है कि इस बार बात केवल हमारे आपकी सेहत की नहीं, बल्कि धरती की धड़कनों और उसकी सेहत की भी हो रही है। जीवन की आपाधापी में केवल हम आप ही बीमार नहीं हुए हैं, बल्कि विकास की अंधाधुंध रेस ने हमारी धरती की सेहत को भी बिगाड़ा है। जाहिर है दौड़ती भागती जिंदगी में सेहत का ध्यान रखना आसान नहीं है, लेकिन अगर ठान ले तो ये नामुमकिन भी नहीं है। मसलन हम कुछ आदतें अपना ले तो जिंदगी को सेहतमंद बनाया जा सकता है। जैसे कि हम सोने और जागने का समय तय कर ले, रोज योग करें और व्यायाम करें, तनाव बिल्कुल न लें। मसलन खूब हंसें और दूसरों को भी हंसाएं। चर्बी युक्त भोजन, स्नैक्स और मीठे से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। फल और हरी सब्जियों का सेवन करें। भोजन में मोटे अनाज को शामिल करें और सबसे अहम बात ये कि समय पर भोजन करें। साफ सफाई का ख्याल रखें। समय पर शरीर की जांच करवाते रहें और नशे से जितना हो सके दूर रहें। लेकिन एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी होगी वो ये है कि सेहतमंद रहने और बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। इसकी मिसाल है राशि कपूर, जिन्होंने साबित किया कि अडिग हौसले हो, हिम्मत हो तो सामने खड़ी मौत को भी मात दी जा सकती है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें लगता है मानो जिंदगी की रफ्तार थम सी जाने वाली है और जिंदगी और मौत की इस जंग में जिंदगी हार जाएगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर ये जंग जीत लेते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है 42 वर्षीय राशि कपूर की, जिन्होंने कैंसर जैसी भयावह बीमारी को 2 बार मात दी। पहले कैंसर में उनकी प्रेगनेंसी ही कैंसर में तब्दील हो चुकी थी और दूसरे कैंसर में डॉक्टर ने यह कह दिया था कि उनका पैर तक काटना पड़ सकता है। निराशा ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। उम्मीद की हर किरण उनसे मुंह मोड़ चुकी थी, लेकिन उनकी जिंदगी जीने की उम्मीद और हौसलों ने उन्हें कुछ इस तरह जगाए रखा कि वे उस जंग को जीत कर बाहर आई। इलाज के तौर पे मेरे 6 साइकिल्स कीमोथेरेपी के हुए, जहाँ पे आपकी उम्र सिर्फ 32 साल है, जहाँ पे आप अर्ली 30s में हैं, आप अपनी लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं, वहाँ आपके चक्कर लग रहे हैं अस्पताल में दिन रात, सुबह शाम आपको ड्रिप लग रहे हैं, कीमोथेरेपी, तो वो मेरे लिए भी, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे फादर इन लॉ और मेरे बेटे के लिए एक बहुत बहुत मुश्किल समय था। राशि कपूर ही नहीं बल्कि 8 साल के इस बच्चे की मासूमियत भी आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। साथ ही आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये मासूम मौत को मात देकर लौटा है। जिंदगी की उम्मीद महज 1% थी, लेकिन हिम्मत और हौसले से शिविर ने जिंदगी की जंग जीत ली। मेरा नाम शिविन, मैं 8 years old, मैं
3rd क्लास में हूँ। 2 साल पहले मेरे सिर में प्रॉब्लम हुई थी। दादी, मॉम, डैड, नानी, मामा ने मेरी बहुत मदद की। कहाँ पर थे आप? हॉस्पिटल में। उसकी 2 सर्जरियां हुई और 14 डेज ये वेंटिलेटर पे रहा और उस दौरान मुझे डॉक्टर्स ने क्लियर बोल दिया था कि इसकी 1% उम्मीद है कि ये हम कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर्स ने ये हमें जवाब दे दिया था। ये ही हर वक्त प्रे थी हमारी कि मेरा बच्चा बस उस एक जंग लड़ रहा था मेरा बच्चा। जहाँ से ये निकला है ना, वो मैं आप सोच सकते हो कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो क्रूशियल डेज थे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। महज 8 वर्ष की आयु में इस मासूम सी जिंदगी ने न जाने कितना कुछ देखा और कितना कुछ सहा। फिर भी अपने नेवर गिव अप एटीट्यूड और इस मुस्कुराहट के जरिए उसने हर चुनौती को पार किया। जिंदगी भी तो हमें बस यही सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियों के आगे परिस्थितियों के हाथों की कठपुतलियां मत बनिए। चुनौती को स्वीकार कीजिए, क्योंकि हंसने का और मुस्कुराने का नाम ही तो जिंदगी है। कैमरामैन मनीष झा और दीपक बिष्ट के साथ दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए तेजश्री पुरंदरे। और आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। एक ऐसी बीमारी पर भी बात करने की ज़रूरत है जिसने पिछले 2 साल में यानी कोरोना काल में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया है। और ये वैसे कोई बीमारी नहीं है, हमेशा से मेंटल हेल्थ बहुत गंभीर समस्या रही है। इसको बीमारी से अलहदा अगर हम समस्या के तौर पर देखेंगे तो ज़्यादा अहम है, लेकिन हमारी सेहत से जुड़ी है। भारत में इसके आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। WHO के मुताबिक भारत में हर साल 1 लाख लोगों में 16.3 लोग डिप्रेशन से लड़ते लड़ते आत्महत्या कर लेते हैं। कोविड-19 महामारी के चलते मेंटल हेल्थ के मरीज करीब 31% तक बढ़े हैं, जिनमें बेरोजगार भी हैं, जो आजकल ज़्यादातर वक्त हर दिन 4 घंटे से भी ज़्यादा अगर कहें तो व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर बिताते हैं। वो लोग भी शामिल हैं जो दोस्तों या फिर रूममेट्स के साथ रहते तो हैं, लेकिन अकेलेपन का शिकार हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है कोरोना काल में, बहुत से लोगों की नौकरियां गई हैं, वो लोग भी प्रभावित हुए हैं। डिप्रेशन के शिकार वो भी हैं क्योंकि कोरोना काल में उनकी नौकरी चली गई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि हर 7 में से 1 व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। इसीलिए मेंटल हेल्थ पर बात करना बहुत ज़रूरी है। साइंस जर्नल द लेसन के मुताबिक 19.73 करोड़ भारतीय डिप्रेशन के शिकार हैं और इनमें से भी 4.57 करोड़ लोग डिप्रेशन और 4.49 करोड़ एंजाइटी के शिकार हैं। इस डिप्रेशन का असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं होता है, बल्कि अगर किसी गर्भवती महिला को डिप्रेशन है तो आने वाले बच्चे पर भी इसका असर होगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया भर में करीब 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से पीड़ित हैं, जबकि दुनिया के 5 बच्चों में से 1 मानसिक डिसऑर्डर का शिकार है, मेंटल डिसऑर्डर का। WHO के डेटा के मुताबिक कोरोना की वजह से भारत की 20% आबादी को मानसिक बीमारियां हैं या कहें कि परेशानियां हैं। इनमें से 5.6 करोड़ लोग डिप्रेशन और 3.8 करोड़ लोग एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हैं। परिवार और स्वास्थ्य मंत्रालय के सर्वे में यह भी कहा गया है कि भारत में हर 12 में से 1 बुजुर्ग व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB की तरफ से भी साल 2020 के लिए जारी की गई रिपोर्ट में परेशान करने वाली है। अगर हम उनके आंकड़ों को देखेंगे तो आत्महत्या के मामलों में 2019 के मुकाबले 2020 में 10% का इजाफा हुआ है। 2020 में आत्महत्या करने वाले इन लोगों में सबसे ज़्यादा 24.6 दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर थे। कोरोना लॉकडाउन का सबसे बुरा असर इन्हीं लोगों की आजीविका पर पड़ा और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए मोदी सरकार ने देश में मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत देश भर में 23 मानसिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की योजना है। और इसके अलावा पिछले 5 साल के मेंटल हेल्थ के बजट को अगर देखें तो मेंटल हेल्थ के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के तहत 2,51 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि कुल केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा आवंटन में 510,92 करोड़ था। वहीं
अगले साल वित्त वर्ष 2020-21 की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के तहत 20 करोड़ 46 लाख रुपए का बजट रखा गया और कुल केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा आवंटन में बजट 546.89 लाख रुपए रखा गया। कोरोना काल में मेंटल हेल्थ को देखते हुए बजट को बढ़ाया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 की अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के तहत 40 करोड़ का बजट रखा गया है और कुल केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा आवंटन में बजट 624 करोड़ 65 लाख है। वहीं इस वित्त वर्ष सरकार ने इस बजट को और बढ़ाया है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के तहत 40 करोड़ का बजट रखा गया और कुल केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य सेवा आवंटन में बजट 670 करोड़ का रखा गया है। यानी कि इस साल सरकार इस बजट को करीब 12.15% बढ़ा चुकी है। सरकार मानसिक स्वास्थ्य पर काम कर रही है, लेकिन इस बीमारी को जड़ से हटाने के लिए हर व्यक्ति को खुद से पहल करनी होगी। तो आप भी रखिए अपनों का ख्याल। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। सुनते रहिए गुड न्यूज़ और देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।